रिसेंटली कुछ वीडियोस आपको देखने मिली होगी जहां पर जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स आपको इस एयरपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए या कहो तो मजाक उड़ाते हुए नजर आए कि ये एयरपोर्ट काइंड ऑफ फ्लॉप है, ट्रैफिक ही नहीं है इस एयरपोर्ट पे। रात के बजे 11 फ्लाइट आई है और फ्लाइट में कोई सवारी नहीं आई है और ये इंतजार में बैठे के जाएंगे कहीं। तो भाई क्या हुआ, कोई आई सवारी? कोई नहीं भाई सवारी आई है रोस्टिस। एक सवारी आई है खाली, बस बाकी कोई सवारी नहीं आई। और दोनों रात के चक्कर में भैया कहीं मत रुकी जेवर एयरपोर्ट में, सवारी है ही ना, बिल्कुल नाच जा रहा हो नाच। मल्टीपल टाइम्स जेवर एयरपोर्ट को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया है कि इस एयरपोर्ट पे एक्चुअल में जो है ट्रैफिक आपको देखने को नहीं मिल रहा और एट द सेम टाइम जो मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर है उसके लिए ये एयरपोर्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि ट्रैवल डिस्टेंस के हिसाब से, समय के हिसाब से ये एयरपोर्ट काफी दूर है मेजर एनसीआर रीजन से, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को आईजीआई जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वही काम में आएगा। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि एक एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके वेकेशन पे जाने के लिए या कोई बिजनेस ट्रिप के लिए काम में आने वाली जगह नहीं है। ये एक इकोनॉमिक मैग्नेट होता है और ये रियल स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बनने वाला है दिल्ली और यूपी के स्पेसिफिकली इस रीजन के लिए, क्योंकि ये रियल स्ट्रेटेजिक रोल जो है इस एयरपोर्ट का वो कार्गो, एक्सपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स में है। जेवर एयरपोर्ट को किसी कंप्यूटर के अंदर जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हार्डवेयर वाला पार्ट समझो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक मैग्नेट के तौर पे उभरेगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम तीन चीजों को समझेंगे। पहली बात, ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर, ये एग्जैक्टली किस तरीके से बना है, ये कौन कौन से ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ में इंटीग्रेट किया गया है जो इस एयरपोर्ट की स्ट्रेंथ को बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे और ये सब चीजें एग्जीक्यूट किस तरीके से होगी। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ कि व्हाट एग्जैक्टली इज नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देखो ये जो एयरपोर्ट बना है ये नोएडा के साउथ साइड में अराउंड 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में बना है फेज 1 के अंदर। इसकी वजह से ये देश का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो बन जाता है फेज 1 में ही, लेकिन इसके पूरे एक्सपांशन के हिसाब से अगर हम देखें तो सारे फेजेस कंप्लीट होते होते ये एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा और वन ऑफ द बिगेस्ट एविएशन हब्स होगा। करेंटली इसकी कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की है, लेकिन स्केल अप हो सकती है 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक। 3.9 किलोमीटर का रनवे उसके ऊपर बनाया गया है जो कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट, हेवीएस्ट टू हेवीएस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट को भी केटर कर सकता है और प्लानिंग इस एयरपोर्ट की मेजरली उसके हिसाब से ही की गई है। इनफैक्ट आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो एयरपोर्ट का सिविलियन टर्मिनल है वो कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड नजर नहीं आ रहा, वो एक नॉर्मल सी बिल्डिंग नजर आती है, स्पेशली कंपेयर टू जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट हमें देखने मिल रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा एयरपोर्ट है एक कार्गो फोकस्ड एविएशन गेटवे बनना है। देखो इनिशियल इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी है 2.5 लाख मेट्रिक टन्स एनुअली, जो सिग्निफिकेंट है किसी भी नए एयरपोर्ट के लिए, और 18 लाख मेट्रिक टन जो है एनुअली एक्सपांड हो सकती है और लॉन्ग टर्म कार्गो एम्बिशन को ये संभालता है। यहाँ पर कार्गो हब में एआईएसएस या जो एयर इंडिया का एसएटीएस ऑपरेशन है एयरपोर्ट सर्विसेज का, वो ऑपरेट कर रहा है 87 एकड़ के अंदर फैले हुए एक हब में, जहां पर इंटीग्रेटेड कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बनी है। ये हब जो है इसके अंदर प्रोसेसिंग, स्क्रीनिंग, एयर साइड मूवमेंट, ये सब कुछ किया जाएगा और इसके अलावा भी 57 एकड़ जमीन जो है वो वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक जोन, स्टोरेज, सॉर्टिंग, कंसोलिडेशन, पैकेजिंग, ट्रक हैंडलिंग, ये सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये जो टर्मिनल रोल है इसका ये काम होगा कि ये कार्गो रिसीव करेगा, स्क्रीन करेगा क्योंकि बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी होना है, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, डॉक्यूमेंटेशन इसका होगा और एयरक्राफ्ट तक मूव करेगा। करेंटली देश के अंदर जितने नए एयरपोर्ट्स खुले हैं इंक्लूडिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म कार्गो प्लानिंग यहाँ पे नहीं हुई है जेवर के अलावा, और इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि
प्राइमरी फोकस यहाँ पे इसका ही है। दूसरी बात ये है कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जिस अलाइनमेंट पे मौजूद है यमुना एक्सप्रेसवे के पास, वहां पे अगर आप देखो तो यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी मल्टीपल चीजों के जरिए मेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप कर रही है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोल्ड स्टोरेज, एयर मूवमेंट प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें ऑलरेडी इस कॉरिडोर के आसपास में डेवलप होना शुरू हो चुकी है। इसके वजह से कई इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे उभर रही है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, फार्मा हो, पेरिशेबल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब के लिए एक गेटवे बनेगा देश के बाहर और विद इन देश के अंदर बनने वाली चीजों से अंदर बाहर कार्गो को करने के लिए। इनफैक्ट ये एयरपोर्ट खुले हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी चेन्नई टू नोएडा 737-800F जो एक बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से ऑपरेशंस कर चुका है। 20 टन्स मिक्स कार्गो ये ले आया था अपनी पहली फ्लाइट के अंदर और ऐसे ही फ्लाइट्स के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये जो कार्गो था इसके अंदर ऑटो कंपोनेंट्स जो गुड़गांव के पास की ऑटो इंडस्ट्री के अंदर यूज होंगे, मोबाइल डिवाइसेस जो नोएडा खुद देश का सबसे बड़ा मोबाइल यूनिट्स होस्ट करता है वहां पे इस्तेमाल होंगे और इस तरीके के शिपमेंट्स अब आते ही रहेंगे और ये एक्चुअली जेवर एयरपोर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएंगे। लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट ही क्यों, अगर आप देखो तो एयर कार्गो मूवमेंट के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हालांकि हाई लेवल गुड्स के लिए, फास्ट ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए जो है एयर कार्गो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अकेला जो है वो ओवरऑल डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं बनता। और यही पर बात करेंगे हम हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। दोस्तों जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके दोनों हब्स दिल्ली एनसीआर में ही मिलते हैं। स्पेसिफिकली कहे तो दादरी के पास में ये मिलते हैं, जहां पर ऑलरेडी ये जो दोनों कॉरिडोर्स है ये पूरी तरीके से फंक्शनल है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है कनेक्ट करता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जीएनपीटी पोर्ट, अपकमिंग वाधवन इंटरनेशनल कार्गो पोर्ट, इन सब से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स इन लाइंस पे चल सकती है जिसकी वजह से हेवी कार्गो मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। सिमिलरली वेस्टर्न साइड में हमारा मिनरल रिच जो जितने सारे रीजन्स है वो, बंगाल के अंदर फ्यूचर में आने वाले इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, ओडिशा, इन कई रीजन से आने वाले कई इंडस्ट्रियल गुड्स जो है यहाँ पर सीधे दादरी में एक मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं जो इस एयरपोर्ट से अराउंड 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। दादरी ग्रेटर नोएडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब 825 एकर्स में फैला हुआ एक लैंड पार्सल है जो कि यहाँ पे एयर मूवमेंट को इन वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के साथ में इंटरसेक्शन के थ्रू कनेक्ट करेगा। यानी देश भर से जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां का सामान यहाँ पे पहुंच पाएगा। इन लॉजिस्टिक्स हब्स के अंदर जो है इनकी हैंडलिंग हो सकेगी, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, कंसोलिडेशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज और इनफैक्ट कई जगहों पे लास्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होगी और ये बाद में इस एयरपोर्ट के जरिए मेगा लेवल पे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इनफैक्ट जो दादरी का ही टोटल प्रोजेक्ट है वो 4,300 करोड़ रुपए का है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल 1.15 लाख करोड़ रुपीस की है और 1 लाख जॉब्स यहाँ पे डायरेक्टली एस्टिमेट किए गए हैं, जबकि इनडायरेक्ट जॉब्स का जो ओवरऑल अमाउंट होगा वो इससे भी कई गुना ज्यादा होने वाला है। और ये हो गई हार्डवेयर की बात। अब दोस्तों ये इस तरीके का कोई कंसोलिडेशन दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। दुबई को अगर हम देखें, मेम्फिस को अगर हम देखें तो कुछ शहर आपको देखने मिलेंगे जो इस तरीके के बेनिफिट्स की वजह से और साथ साथ उस पर्टिकुलर देश के या ग्लोब के उस पर्टिकुलर रीजन के जियोग्राफिक सेंटर में होने की वजह से मेजरली बेनिफिट करते हैं, क्योंकि कॉस्ट्स के हिसाब से जो ये कुरियर कंपनीज है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, उनके लिए ये बेटर पड़ता है। फॉर एग्जांपल नागपुर इंडिया के एकदम सेंटर में है, वहां पे उसके कारण नागपुर वो हब बन गया है जहां पे मेजरली आपको लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग देखने मिलती है विद इन द कंट्री। लेकिन अगर हम बात करें पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेके मिडिल ईस्ट तक के रीजन की, तो हमारा जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है वो जियोग्राफिकली और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी सेंट्रली लोकेटेड नजर आता है, क्योंकि इस रीजन के अंदर सेंटर थोड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि जो हिमालयन साइड का रीजन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बहुत नीचे है और इसके वजह से दुनिया के इस रीजन में नोएडा प्राइमरी कंटेंडर बनता है एक कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए। और इस तरीके से जेवर, दादरी, डीएफसी ये सब जगह मिलके जो है एक मेजर हार्डवेयर इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, स्पाइन बनाते हैं
देश के लिए, और पैसेंजर मूवमेंट जो है ये सेकेंडरी बन जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या? सॉफ्टवेयर है हमारा यूलिप। अब कई लोग जो है यूलिप को म्यूचुअल फंड्स वाला यूलिप समझ सकते हैं, लेकिन यूलिप देश का यूपीआई मूवमेंट है फॉर कार्गोस, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है जहां पर 43 सिस्टम्स, 11 मिनिस्ट्रीज, 129 एपीआईज और 1800 डेटा फील्ड्स को कनेक्ट करती हुए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम सरकार बनाई है, जहां पर बेसिकली आप मान के चलिए यहां पे देश भर के अंदर जो भी कार्गो लेवल पे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रक्स से लेकर वेयर हाउसेस से लेकर फैक्ट्रीज तक, ये यहाँ पर कार्गो ट्रैकिंग, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, व्हीकल वेरिफिकेशन, मल्टी मॉडल कोऑर्डिनेशन को स्मार्टर बनाता है। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड अगर कोई जेएनपीटी के अंदर वेयर हाउस है तो इसी सिस्टम के अकेले डैशबोर्ड पे जो भी सारे स्टेक होल्डर्स है वो उस कार्गो को रिसीव करना, उसका कस्टम क्लियरेंस के लिए कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो तो वो करना, क्लियर करवाना, कोई व्हीकल बुक करना, उस व्हीकल को ट्रैक करना, उस व्हीकल की सारी जानकारी लेना, उसको जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंटेशन जैसे बिल्टी कहते हैं ड्राइवर्स, वो बनवाना, उसको भेजना। फॉर एग्जांपल उसको राजस्थान तक आपको ट्रेन पे भेजना है, उसके बाद में कुछ जगह आपको उसको ट्रक पे भेजना है, तो वो पूरी की पूरी जर्नी विद इन अ सेम डैशबोर्ड प्लान करना इस डिजिटल लेयर के साथ में किया जा सकता है। और यहाँ पे पेमेंट्स भी इसी डैशबोर्ड के अंदर है। इसकी वजह से देश भर में पूरे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही है वो जैसे से ऑनबोर्ड होगी सिस्टम पे, उनके लिए इजी बनता जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट को इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कस्टमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए। यूलिप जो है काइंड ऑफ किस तरीके से उन्होंने कई एप्स को इमीडिएटली स्केल अप करने के लिए मदद किया, कई स्टार्टअप्स, कई पेमेंट गेटवेज यूपीआई के जरिए स्केल हुए, वैसे यूलिप जो है हार्डवेयर साइड में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्केल अप करने के लिए मदद करेगा। और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को जो है उसके पैसेंजर नंबर से नहीं लेकिन उसके इंडस्ट्रियल इंपैक्ट के साथ में देखना चाहिए। अब जेवर एयरपोर्ट को मत देखो, अब ये देखो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या काम कर रही है। इसे एक दिल्ली एनसीआर का एडिशनल एयरपोर्ट की तरह मत समझो। नॉर्दर्न यूपी या कहे तो ईस्टर्न यूपी और कहीं ना कहीं पे जो पूरा रीजन है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास का, उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए आने वाला एक हब की तरह समझो। और इसके वजह से ये देश का एक इंपॉर्टेंट रेल, रोड, एयर कार्गो गेटवे बनने वाला है। और जैसे हमें दुनिया भर में देखने मिला है कई देशों के अंदर मेगा कार्गो हब्स बनते हुए, वैसे चांस अब नोएडा को भी मिला है और एग्जीक्यूशन जो है पूरे स्केल पर अब ऑपरेटिव भी होना शुरू हो गया है। और इसकी वजह से नोएडा की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आने वाले समय में कहां पे जाएगी इसके ऊपर कोई सेकंड थॉट्स नहीं होंगे। ये अराउंड दिस क्लस्टर ही डेवलप होगी और इसकी वजह से जो ओवरऑल रीजन की इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी बढ़ेगी। एंड ऑब्वियसली दिस विल अट्रैक्ट माइग्रेशन, हाउसिंग एंड ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ ब्रांड न्यू सिटीज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।